गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आज यूपी पीसीएस के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, ठीक है, और साथ ही स्टैटिक जीके के प्रश्नों पर। और इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर आगे जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो पहला प्रश्न है, चिल्का झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सही है। यह भारत में हुगली के मुहाने पर स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। देखिए, पहला गलत है, हुगली नदी के मुहाने पर नहीं है और विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून भी नहीं है ये, ठीक है। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा है ये, ठीक है। तो डी है इसका आंसर। तो चिल्का झील जो है खारे पानी की झील है और ये उड़ीसा के पुरी, खुर्दा और जंगम जिलों में विस्तृत है। और यह झील दया नदी के मुहाने पर स्थित है, ठीक है। दया नदी के मुहाने पर, ना कि हुगली। और दया नदी जो है वो कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो पहला वाला स्टेटमेंट हो गया गलत। देखिए, चिल्का झील भारत में सबसे बड़ा तटीय लैगून है और न्यू कैलेडोनियन बैरियर रीफ के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट भी हो गया गलत, ठीक है। देखिए, लैगून से इसकी तुलना कर रहे हैं तो न्यू कैलेडोनियन बैरियर रीफ के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा। अगर झील लगा के करेंगे तो कैस्पियन सागर है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। न्यू कैलेडोनियन के बारे में थोड़ा देखें तो न्यू कैलेडोनियन बैरियर रीफ दक्षिण प्रशांत महासागर में न्यू कैलेडोनिया में स्थित एक बैरियर रीफ है जो दुनिया में सबसे लंबे समय तक निरंतर बैरियर रीफ है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ और मेसो अमेरिकन बैरियर रीफ के बाद तीसरी सबसे बड़ी बैरियर रीफ है ये, ठीक है। और न्यू कैलेडोनियन बैरियर रीफ विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून है, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा चिल्का। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प का नर भाग नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। परागकोश, डंठल तंतु, पराग, दलपुंज। देखिए, परागकोश है इसमें, डंठल तंतु या पराग है, दलपुंज नहीं है, ठीक है। डी है इसका आंसर। देखिए, एक विशिष्ट प्रारूपीय पुंकेसर दो भागों में विभक्त होता है, लंबा तथा पतला डंठल तंतु, ठीक है। इसका अंतिम सिरा होता है सामान्यतः द्विपालिक संरचना, वो कहलाता है परागकोश। और परागकोश के भीतर परागगण होते हैं जिनमें परागकोश के भीतर पराग कण होते हैं जिनमें होता है परागण यानी पॉलिनेशन। जो दलपुंज है वो पुष्प का जो है नर भाग नहीं है, डी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान विश्व बैंक समूह का हिस्सा नहीं है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या है इसका आंसर। देखिए, विश्व बैंक समूह का हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक है यानी आईवीआरडी, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ है यानी आईडीए, और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं है, तो अलग से ही है, ठीक है। डी है इसका आंसर, ठीक है। ब्रिटेन वुड सम्मेलन हुआ था ना, उसके बाद बने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक में ये सब आते हैं। तो विश्व बैंक समूह में निम्नलिखित जो है 5 प्रकार के संस्थान शामिल हैं। आईवीआरडी यानी पुनर्निर्माण और विकास बैंक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, आईडीए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, आईएफसी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम मिगा, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, और आईसीएसआईडी अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केंद्र। इनको याद रखिएगा, ठीक है। बहुत प्रश्न बनते हैं आईवीआरडी से, आईडीए से, आईएफसी से, मिगा से। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निवेश विवादों के निपटान हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कब हुई थी। 1975, 67, 68, 66। निवेश विवादों के निपटान हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी। 1966 में, यानी ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए, निवेश विवादों के निपटान हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना हुई थी वर्ष 1966 में, यानी 1966 में।
और वर्ष 1966 में स्थापित निवेश विवादों के निपटान हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यानी ICSID एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संस्था एवं बहुपक्षीय संधि है जिसे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों द्वारा तैयार किया गया है ताकि बैंक के निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य को जो है आगे बढ़ाया जा सके। इसका प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवादों के सुलह और मध्यस्थता के लिए सुविधाएं प्रदान करना है। अधिकांश देशों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेश संधियों और कई निवेश कानूनों और अनुबंधों में निवेशक राज्य विवाद निपटान के लिए एक मंच के रूप में निवेश विवादों के निपटान हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र को मान्यता दी है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारत आधिकारिक तौर पर अंटार्कटिक संधि में किस वर्ष शामिल हुआ था? भारत शामिल हुआ था 1983 में यानी 1983। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, भारत ऑफिशियली यानी आधिकारिक तौर पर वर्ष 1983 में अंटार्कटिक संधि में शामिल हुआ और अंटार्कटिक महाद्वीप को केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संरक्षित करने एवं असैन्यकृत क्षेत्र बनाने के लिए 1 दिसंबर 1959 को वाशिंगटन में 12 देशों के बीच अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। और 12 मूल हस्ताक्षरकर्ता देशों की बात करें तो अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है, चिली है, फ्रांस है, जापान है, न्यूजीलैंड है, नॉर्वे है, दक्षिण अफ्रीका है, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम और है US। ठीक है, यह संधि जो है वो 1961 में लागू हुई। उसके पश्चात इसे कई अन्य देशों ने स्वीकार किया। वर्तमान में इसमें 54 पक्षकार हैं और भारत 1983 में इस संधि का सदस्य बना, तो डी करेक्ट है। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप UPPCS की फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, एग्जाम में क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल, ये जितने भी प्रोटोकॉल है इंपॉर्टेंट है। किसी भी परीक्षा से पहले हमेशा रिवीजन इनका होना चाहिए क्योंकि कभी भी किसी भी समय प्रश्न बनेगा इनसे। तो क्योटो प्रोटोकॉल के संबंध में असत्य कथन की पहचान करनी है। भारत ने वर्ष 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल की पुष्टि की। क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। क्योटो प्रोटोकॉल को वर्ष 1997 में टोक्यो, जापान में अपनाया गया था और क्योटो प्रोटोकॉल वर्ष 2005 में लागू हुआ था। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल 2002 में जो है क्योटो प्रोटोकॉल की पुष्टि की गई, सही है। क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और 1997 जापान के क्योटो में इसको अपनाया गया था। ये सन सही है, ठीक है, ना कि टोक्यो में। और लागू हुआ 2005 में। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो असत्य ढूंढना है, सी असत्य है और यही इसका आंसर है। देखिए, भारत ने वर्ष 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल की पुष्टि की। क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्सर्जन में कमी हेतु बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करके अपनी पार्टियों को जो है इसके प्रति प्रतिबद्ध करता है। और क्योटो प्रोटोकॉल वर्ष 1997 में जापान के क्योटो में अपनाया गया था, ना कि टोक्यो में। वर्ष 2005 में लागू हुआ और प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत नियमों को वर्ष 2001 में माराकेस में COP 7 में अपनाया गया था और इसे माराकेस समझौता के रूप में भी जाना जाता है। अलग से प्रश्न बनेगा, माराकेस समझौता के रूप में किसे जाना जाता है? तो क्योटो प्रोटोकॉल को। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल माउंटेन डे। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है दिसंबर में। कितने दिसंबर को? 11 दिसंबर को। तो हर साल 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस यानी इंटरनेशनल माउंटेन डे के रूप में मनाया जाता है और इस दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2003 में एक प्रस्ताव पारित करके की थी। दुनिया भर में मौजूद जो पहाड़ हैं वो प्रकृति के अहम अंग हैं और पहाड़ों का संरक्षण करते हुए सतत विकास को प्रोत्साहित करना तथा पर्वतों के महत्व को रेखांकित करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना ही इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। देखिए, हर साल अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस एक विशेष थीम के साथ मनाया जाता है और वर्ष 2022 के लिए इस दिवस की थीम क्या है? वुमेन मूव माउंटेन्स। ठीक है, वुमेन मूव माउंटेन्स है।
इस प्रश्न पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं हम। हाल ही में चर्चा में रहा मोपा हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये मनोहर पर्रिकर के नाम पर, ठीक है, गोवा में स्थित है ये। देखिए 11 दिसंबर 2022 को गोवा में भारत के प्रधानमंत्री ने मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या मोपा हवाई अड्डा का उद्घाटन किया और इसका नाम गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। और नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री ने भारत के इसकी आधारशिला रखी थी, ठीक है। और यह एक हरित क्षेत्र हवाई अड्डा है, यानी पिछले 7 से 8 वर्षों में तैयार हो गया ये, 6 से 7 वर्षों में। प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैंक दर यानी बैंक रेट, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक राजस्व, खुला बाजार परिचालन। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन से या सा मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी के घटक हैं। यूपीएससी का फेवरेट सवाल है ये, सिविल सर्विसेज में, और यूपीपीसीएस के भी। देखिए बैंक रेट और यहाँ खुला बाजार परिचालन, ये मौद्रिक नीति के घटक हैं। तो 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीसरा चौथा नहीं है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के उपकरणों या घटकों में नगद आरक्षित अनुपात, ठीक है, यानी कैश रिजर्व रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात यानी स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर, बैंक रेट, चल निधि समायोजन सुविधा यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, सीमांत स्थायी सुविधा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, खुला बाजार प्रचलन। ये था ना ऑप्शन में, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारे, ठीक है। तो डी करेक्ट है, मतलब सी करेक्ट है। दसवां प्रश्न है, तने से नए पौधे की उत्पत्ति के स्थान को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहेंगे उसको? पर्व संधि कहेंगे, लोकस कहेंगे, कंद कहेंगे, कली कहेंगे? इसको कहेंगे नोड, ठीक है, पर्व संधि। तो तने से नए पौधे की उत्पत्ति के स्थान को पर्व संधि या नोड कहा जाता है, जबकि पर्व संधि नम मिट्टी या पानी के संपर्क में आती है। तो जब पर्व संधि नम मिट्टी या पानी के संपर्क में आती है तो वे जड़ एवं नए पौधे को जन्म देती है। तो सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है मनरेगा। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के संबंध में विचार करना है। मनरेगा में सोशल ऑडिट का अनिवार्य प्रावधान है और मनरेगा यह अनिवार्य बनाता है कि कम से कम 1/3 लाभार्थी महिलाएं हों। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी? काम का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, कम से कम 1/3 जो लाभार्थी हैं वो महिलाएं होनी चाहिए, और राज्य द्वारा निर्दिष्ट वैधानिक न्यूनतम मजदूरी के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। किसी भी ग्रामीण वयस्क को 15 दिनों के भीतर काम पाने की मांग जो है वो आधारित और कानूनी रूप से समर्थित गारंटी यदि विफल हो तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा उसको। योजना और कार्यान्वयन में पीआरआई की महत्वपूर्ण भूमिका के साथ अधिनियम विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता है ये, और अनिवार्य सोशल ऑडिट भी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन है यहाँ पर, कौन सा सही होगा? सभी दक्षिण एशियाई देशों में वर्तमान में लगभग 100% बिजली की पहुंच है। सभी। भूटान और नेपाल लगभग 100% जल विद्युत पर आधारित हैं, और दक्षिण एशियाई देशों में भारत में कोयले पर निर्भरता सबसे अधिक है। देखिए जो ऐसे स्टेटमेंट होते हैं ना, सभी या अधिकतर गलती होते हैं, कोई तो होगा जो छूटा होगा। अगर यहाँ होता ना अधिकांश या लगभग, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता, लेकिन सभी बोल के गलत कर दिया, अफगानिस्तान नहीं है, ठीक है। लगभग के लिए तो सही हो जाएगा स्टेटमेंट, भूटान और नेपाल लगभग 100% जल विद्युत पर निर्भर हैं, ये करेक्ट है। दक्षिण एशियाई देशों में भारत में कोयले पर निर्भरता सबसे अधिक है। इस तरह के स्टेटमेंट के लिए ये जो ऑप्शंस हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको देखकर भी एलिमिनेट किया जा सकता है इनको, ठीक है। तो सभी से तो लगभग पहला वाला गलती हो जाएगा, तो 1 से ही कट जाना चाहिए, केवल 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए सभी की जगह अधिकांश देश होता तब भी सही रहता स्टेटमेंट, या लगभग,
अधिकांश देशों में अब 100% के करीब बिजली की पहुंच है, अफगानिस्तान को छोड़कर। ठीक है। भूटान और नेपाल लगभग 100% जल विद्युत पर निर्भर हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया। तीसरा स्टेटमेंट सही हो गया, बांग्लादेश प्राकृतिक गैस पर निर्भर करता है और कोयले पर निर्भरता भारत में सबसे अधिक है, 55%। देखिए प्राकृतिक कोयले पाकिस्तान जो है कोयले और तेल पर निर्भर करता है। तेल में 31% है, कोयले में 27%, जबकि मालदीव लगभग पूरी तरह से तेल आधारित बिजली उत्पादन पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। कस्तूरी कॉटन ब्रांड के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यह बांग्लादेश के खास किस्म के कॉटन का एक ब्रांड है और पिछले साल या पिछले वर्ष या विगत वर्ष भारत सरकार ने भी एक कस्तूरी इंडियन कॉटन ब्रांड बनाया था। देखिए भारत होगा यहाँ पर, तो गलत है पहला स्टेटमेंट, दूसरा वाला सही है, केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो बांग्लादेश नहीं बल्कि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा सूती कपड़ा बनाता है, पर अभी तक इसे इंटरनेशनल पहचान नहीं मिली है, और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हाल ही में कस्तूरी इंडियन कॉटन ब्रांड बनाया था, और अब इसे दुनिया भर में प्रसिद्ध करने के लिए जो है तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि कस्तूरी कॉटन ब्रांड जो है सफ़ेदी, चमक दमक, कोमलता, शुद्धता, विशिष्टता और भारतीयता का प्रतिनिधित्व करता है। और कपास की बात करें तो कपास भारत की मुख्य व्यावसायिक फसलों में से एक है तथा लगभग 60 लाख किसानों की आजीविका जो है कपास पर निर्भर है। इतना ही नहीं, भारत विश्व में कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता है, और यहाँ हर साल लगभग 60 लाख टन कपास यानी विश्व का 23% का उत्पादन होता है, और विश्व के कुल जैविक कपास का 51% उत्पादन भारत द्वारा ही किया जाता है, जैविक कपास का। देखिए कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा मौसम एवं कपास फसल की स्थिति और सर्वोत्तम कृषि प्रथाओं से संबंधित नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल ऐप को विकसित किया गया है। उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? कॉट एली। ठीक है, कॉट एली। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। करंट अफेयर्स का प्रश्न है, सैन्य एक्सरसाइज है सूर्य किरण 10, 15, 16 यानी 16वां संस्करण, किन दो देशों के बीच है ये? सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच। तो भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच सूर्य किरण 16 संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है वो किया जा रहा है, और यह इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का 16वां संस्करण है, और इस वर्ष इसका आयोजन नेपाल के सलझंडी में 16 से 29 दिसंबर 2022 तक किया गया, और भारत और नेपाल के बीच यह संयुक्त सैन्य अभ्यास 2011 में शुरू हुआ था। तब से अब तक बारी बारी से दोनों देशों के बीच जो है इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर अजय, हाल ही में कतर में हुए फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अनावरण किसने किया? सेलेना गोमेज, एंजेलिना जोली, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण। प्रश्न पूछने का एक ये भी तरीका है। ठीक है, गोल्डन बॉल से पूछ ले, गोल्डन बूट किसको मिला, कौन जीता, कौन हारा, कहाँ हुआ, और फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अनावरण किसने किया? दीपिका पादुकोण, ऑप्शन बड़ी। तो हाल ही में भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने कतर में आयोजित, कहाँ हुआ था? कतर में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अनावरण किया, और इस वर्ल्ड कप का फाइनल मैच अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच हुआ था, जिसमें जीता कौन? अर्जेंटीना जीता 4-2 के अंतर से, फ्रांस को हरा दिया, और 36 साल बाद अर्जेंटीना ने फ्रांस को फीफा वर्ल्ड कप में हराया। यह अर्जेंटीना का तीसरा वर्ल्ड कप खिताब है। इसके पहले वर्ष 1978 में और वर्ष 1986 में अर्जेंटीना ने यह खिताब अपने नाम किया था। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। हाल ही में हनुक्का या हनुका सुर्खियों में रहा, क्या है ये? क्या है? कछुए की विलुप्त होती प्रजाति, हरित शैवाल की एक प्रजाति, यहूदियों का पर्व, हिमाचल की एक जनजाति। हनुका यहूदियों का पर्व है, हनुका। देखिए हनुका 8 दिवसीय यहूदियों का पर्व है, प्रकाश का महोत्सव इसको कहा जाता है, और यह हिब्रू कैलेंडर के अनुसार किस्लेव के 25वें दिन शुरू होता है।
ठीक है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार नवंबर के अंत से दिसंबर के अंत तक किसी भी समय मनाया जा सकता है। ठीक है, यहूदियों का क्रिसमस कहा जाता है इसको, यहूदियों का क्रिसमस। और वर्ष 2022 में यह जो पर्व है वो 18 दिसंबर से 26 दिसंबर तक मनाया गया। और अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हनुक्का पर इजराइल के राष्ट्रपति को बधाई दी थी। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड किस एयरलाइंस ने जीता है? एयर इंडिया, विस्तारा, इंडिगो, स्पाइस जेट? इसको तो हटा ही दीजिए, स्पाइस जेट ने जीता है। ठीक है, तो हाल ही में स्पाइस जेट एयरलाइंस को सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। यह अवार्ड सेफ्टी मानकों में बेहतर प्रदर्शन करने वाली एयरलाइंस को दिया जाता है। और यह जो अवार्ड है वो स्पाइस जेट को सेल्फ हैंडलिंग एयरलाइंस प्रदर्शन और सुरक्षा के उचित उपायों के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार GMR दिल्ली एयरपोर्ट द्वारा प्रदान किया जाता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पर। हाल ही में सुर्खियों में रहे यूथ इनोवेशन मूवमेंट यूथ को लैब के संबंध में निम्नलिखित संगठनों या अभियानों पर विचार करेंगे। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, UNDP इंडिया। आपको बताना है कि उपरोक्त संगठन या अभियान यूथ को लैब में शामिल कौन कौन से? अटल इनोवेशन मिशन तो है, केवल एक है, क्या ऑप्शन में नहीं है? क्योंकि नीति आयोग भी है, UNDP इंडिया भी है, सभी है ये, तो डी है इसका आंसर। तो हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और UNDP इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से यूथ इनोवेशन मूवमेंट यूथ को लैब का 5वां संस्करण लॉन्च किया गया। देखिए, यह एशिया पैसिफिक का सबसे बड़ा यूथ इनोवेशन मूवमेंट है जिसे वर्ष 2019 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है नेतृत्व, सामाजिक नवाचार और उद्यमिता के जरिए सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए युवाओं को सशक्त बनाने के लिए एशिया पैसिफिक देशों के लिए एक समान एजेंडा तय करना। बहुत बड़ा टेस्ट हो गया लग रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? UPSC सिविल सेवा का फेवरेट है। किसी के मन में विचार उठ रहा होगा कि UPSC सिविल सेवा का फेवरेट है तो UPSC में क्यों करा रहे हैं, UPPCS में क्यों कराया जा रहा है? क्योंकि UPPCS पीछे पड़ी है UP सिविल सर्वे का, UPSC सिविल सेवा के। ठीक है, उसी का फॉलो करती है। 2 ऑप्शनल से 1 ऑप्शनल कर दिया तो इसने भी कर दिया। अब ऑप्शन हटाएगी तो ये भी हटाएगी, उससे पहले हटा दे तो फिर अलग ही बात है। ठीक है, देखिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये बॉन्ड सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। एक बॉन्ड का मूल्य 1 ग्राम सोने के बराबर होता है और इस बॉन्ड पर बैंक से ऋण भी लिया जा सकता है और भौतिक सोने में निवेश की तुलना में कम लाभकारी है ये। देखिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भारत सरकार की ओर से RBI जारी करती है, सही है। एक बॉन्ड का मूल्य 1 ग्राम सोने के बराबर, ये भी सही है। और इस बॉन्ड पर बैंक से ऋण भी लिया जा सकता है, ये भी सही है। ये भौतिक सोने में निवेश की तुलना में अधिक लाभकारी है, कम लाभकारी नहीं है, ये गलत है। यही आंसर है। ठीक है, देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 से 23 दिसंबर 2022 से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड 2022-23 सीरीज 3 की अगली किस्त जारी करने की घोषणा की। ये बॉन्ड जो है सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं और आपको बता दें कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है सोने में निवेश करने का एक तरीका है और इस स्कीम में 1 ग्राम सोना खरीदकर निवेश की शुरुआत की जा सकती है। यानी एक बॉन्ड का मूल्य 1 ग्राम सोने के मूल्य के बराबर होता है और आप इस बॉन्ड पर बैंक से ऋण भी ले सकते हैं और यह भौतिक सोने में निवेश की तुलना में अधिक लाभकारी है, कम लाभकारी नहीं है। इसलिए डी वाला स्टेटमेंट गलत था। और निकासी पर सोने के बाजार भाव के आधार पर भुगतान होने से जो है लाभ मिलता है इसमें। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 पर। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के लाल चने को GI टैग प्रदान किया गया, यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक या तेलंगाना? कहाँ का लाल चना है ये? तेलंगाना के लाल चने को प्रोटीन से भरपूर है, तो तेलंगाना राज्य के तंदूर और उसके आसपास के वर्षा वाले क्षेत्रों में लाल चना जो है बोया जाता है और हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया इसको।
और इसके साथ ही तेलंगाना राज्य के जीआई टैग पंजीकृत उत्पादों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 16 हो गई है। और लाल चना पोषक तत्वों से भरपूर होता है, प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है, इसमें लगभग 24% प्रोटीन होता है, जबकि अन्य अनाज के मुकाबले अनाज के मुकाबले 3 गुना तक अधिक है। 24% प्रोटीन लाल चने का। तो जीआई टैग मिला तेलंगाना का ये। तो 20 प्रश्न थे करंट अफेयर्स और जीएस के, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। इन सभी का आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। पीडीएफ मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।